अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त ज़ाहिर है कि हम मुल्क में देख रहे हैं और हुकूमत और अपोजिशन एक जो हकीकी लॉन्ग मार्च है खान साहब का वो अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। जो एक अनसर्टेनिटी इस वक्त है वो रिफ्लेक्ट हो रही है पाकिस्तान की कारोबारी सरगर्मियों में। पाकिस्तान में हमारी कैपिटल मार्केट्स जो हैं वहां पर भी एक फियर ऑफ अननोन देखा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमारी मनी मार्केट जो है आज जरा इसके हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान में आज पिछले काफी दिनों से मुसलसल हमने देखा कि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हुआ और डॉलर तगड़ा होता चला गया, लेकिन आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन एक डेंट पड़ा है डॉलर को और रुपए जो है वो एट द एंड ऑफ द डे ₹1.5 मुस्तहकम हुआ है या डॉलर ₹1.5 गिरा है। क्या इसकी वजूहत रही? इंटरबैंक में क्या हो रहा है, ओपन मार्केट में क्या हो रहा है और फिर ग्रे मार्केट जो है वहां पर इस वक्त डॉलर की लेन देन, पेशावर में इतना बड़ा एक गैप जो देखा जा रहा है मार्केट रेट्स के अंदर फ्लक्चुएशन में, ऐसा क्यों हो रहा है? और खबरें हैं कि हवाला की मार्केट काफी हद तक बढ़ चुकी है, उसका हजम काफी बढ़ चुका है और रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान में पिछले महीने तकरीबन 10% उसमें गिरावट हुई। ये और बहुत सारे सवाल जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है जफर पराचा, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ई कैप के एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया पराचा साहब। सबसे पहले आज जरा ₹1.5 जो एक डेंट पड़ा डॉलर को, क्या वजह रही आज? देखिए जनाब, एक तो सबसे बड़ी वजह यह रही है कि इसाक डार साहब ने हफ्ते को मीटिंग की है तमाम बैंक्स के प्रेसिडेंट से और एक्सचेंज कंपनीज के हेड से, और उन्होंने वहां पे बड़े वाज़ेह अल्फाज में दो बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कंट्रोलिंग के हवाले से बात की है कि जो बैंक्स इन्वॉल्व रहे हैं डॉलर की उतार चढ़ाव के अंदर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो स्टेट बैंक उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है अगर वो उससे मुतमईन ना हुए तो एज फाइनेंस मिनिस्टर वो ये काम करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उसके लिए हमारे पास डॉलर्स मौजूद हैं या हमारे पास उसका इंतजाम मौजूद है, तो खुदा ना करे पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का खतरा कोई नहीं है। ठीक है। दूसरा जो रीर है उसका जो अब एक वैल्यूएशन आई है वो बेहतर होकर 98.5 से 90 पे आ गई है। ठीक है। तो उनका कहना यह है कि जो डॉलर का जो रुपये की जो पैरिटी बनती है वो 180 से 200 रुपए के ऊपर बनती है। ठीक है ना, यहाँ पे जरा मैं होल्ड करूंगा दो तीन चीजें। सबसे पहले ये कि हमेशा से एक ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन जो है उसको जो डिटरमाइन करेगा वो मार्केट रेट्स करेंगे, और जो मैकेनिज्म स्टेट बैंक में डॉक्टर रजा बाकर साहब लेकर आए थे वो इस वक्त के मार्केट फोर्सेस जो है वो तय करेंगी कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ बैंक्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, सट्टेबाजी में मैं जैसे मैं कहूंगा और फ़याम में, और कुछ एक्सचेंज कंपनीज के हवाले से भी शिकायत हैं। तो मार्केट फोर्सेस तो डिटरमाइन नहीं कर रही है एक्सचेंज रेट को, ये चंद लोग हैं जो डिटरमाइन कर रहे थे, उनके ऊपर कड़ा हाथ। दूसरी चीज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो इससे पहले अब गिर के 90 तक आया, और दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि आपकी डॉलर रुपये पैरिटी या डॉलर की वैल्यू पाकिस्तान में इस वक्त 180-85 से 90 के करीब है। ये दोनों इतने वाज़ेह इंडिकेशन है, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये शायद हम पहले प्रोग्राम में भी जब आप आए थे 25 सितंबर को मेरे प्रोग्राम में, उस वक्त भी हमने यही चीजें डिस्कस की थी। पराचा साहब देखिए जनाब, बात ये जो रीर है मैं ये समझता हूं कि वो हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। वो हमने IMF की शर्त के मुताबिक किया है, क्योंकि वजह यह है कि हमारी मार्केट बहुत छोटी है और इसको प्ले करना बहुत आसान है, जैसे कि बैंक्स ने किया या और एक्सचेंज कंपनी ने किया किसी ने, या जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं जो खास तौर पे अफगानिस्तान में बैठा हुआ इंडिया या दूसरे लोग, वो अगर 5-10 मिलियन डॉलर खरीद लेते हैं 10-15 रुपए ऊपर पे, तो हमारी पूरी मार्केट हिल जाती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि रीर जो है ये वहां पे चलता है जहां पे 200, 400, 600 बिलियन डॉलर की उनकी रिजर्व्स हों, और उनको फर्क नहीं पड़ता 25-50 बिलियन डॉलर ऊपर नीचे होने से, यानी फ्लोटिंग रेट्स के हवाले से, मार्केट मैकेनिज्म के हवाले से। जी ठीक। तो इसको मैनिपुलेट करना आसान है, छोटी मार्केट है, और ये जो रीर है अगर ये बड़ी मार्केट हो तो उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल है, उसके अंदर स्पेकुलेशन करना या मैनिपुलेशन करना मुश्किल है। हमारे यहाँ आसान है कि अगर से 10 मिलियन डॉलर भी चले गए यहाँ से पेशावर के जरिए अफगानिस्तान, तो हमारी मार्केट जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाती है। खासतौर पर ये पॉइंट डॉक्टर हफीज पाशा ने भी उस वक्त उठाया था जब आप फ्लोटिंग आपके
फिक्स्ड रेट से आपके ऊपर लेकर आ रहे थे, पूरे मैकेनिज्म को कन्वर्ट कर रहे थे ना। दूसरी चीज ये कि अब स्टेट बैंक जो है वो इंटरवीन भी नहीं कर सकता आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत। तो अब जितनी भी चीजें हैं, मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके पास फिस्कल स्पेस नहीं है, मॉनेटरी स्पेस नहीं है, आपने जो कुछ भी करना है गवर्नेंस के हवाले से करना है। तो ये जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये गवर्नेंस के हवाले से है। फिर दूसरा ये कि सिर्फ सुना जा रहा है कि बैंक्स के हवाले से कार्रवाई होगी। बांग्लादेश ने तो ट्रेजरी हेड्स को उठा के बिहाइंड द बार्स भेज दिया था। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-4 मिसालें जरा खड़े करें यहाँ पे डार साहब, तो फिर पता चलेगा ना। देखिए जी, इस मौजू पे भी बात हुई है, सारी बातें हुई हैं। कल उन्होंने बहुत खुल के बातें की हैं और बड़े अच्छे माहौल में बात की है। उन्होंने कहा हम ये सब काम कर सकते हैं। उन्होंने ये मिसाल भी दी और एक्सचेंज कंपनी के हवाले से भी कहा, बैंक्स के हवाले से भी कहा कि हम कोई भी कदम उठा सकते हैं सख्त से सख्त। लेकिन मैं वार्न करना चाहता हूं कि आप लोग ठीक हो जाएं, और अगर फिर भी नहीं ठीक होंगे तो फिर मैं ये करूंगा। नहीं तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, फिलहाल कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा वीक है। और वो उनका कहना यह था कि मैं नहीं चाहता कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो। तो इसलिए कि एक गुड सिटीजन, गुड पाकिस्तानी, उन्होंने हम सबको एक कहा है कि भाई आप लोग मेहरबानी करें और सिर्फ पाकिस्तान। चलिए जी, ये तो बात हो गई आपकी इंटरबैंक और ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में दो रुपए का फर्क मेरे ख्याल से 3-4 रुपए का फर्क है इंटरबैंक से। 3-4 रुपए, यानी अगर वो 220 है तो 225 के करीब। जी जी ठीक। व्हाट अबाउट ग्रे मार्केट? सर, ग्रे मार्केट जो है वो अभी भी कंट्रोल में नहीं है। अगर हम अफगानिस्तान में देखें तो $240 का डॉलर है और पेशावर में देखें तो 235-36 रुपए का है। क्योंकि स्मगलिंग गो कि हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो काम तो कर रही हैं, लेकिन इतना नहीं कर रही जितना उनको करना चाहिए, क्योंकि हमारी मुख्तलिफ एजेंसी सेम पेज पे नजर नहीं आती। जहां तक बात है स्टेट बैंक की, वो तो फुल विजिलेंट है। वो तो टाइम टू टाइम पॉलिसीज बनाता रहता है, चेंज करता रहता है, उनको रिविजिट करता रहता है। लेकिन जो बाकी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो इतने ज्यादा विजिलेंट नहीं है। फिर कुछ हमारी जोग्राफियाई सूरत हाल ऐसी है कि हमारे इतने बड़े बड़े बॉर्डर्स हैं तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। बहुत सारे रास्तों से स्मगलिंग हो जाती है। और अगर हम अपने बॉर्डर्स देखें या अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी देखें ईरान की और अफगानिस्तान की, तो वो फ्रीली आना जाना है। अगर हम उसको बंद करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है। ठीक है, ये मुझे बताइए, हवाले के हवाले से भी बात हुई। अफगान ईरान ट्रेड जो हो रही है आपकी तफ्तान के ऊपर, और अफगान ट्रेड जो हो रही है उसकी वजह से भी हवाला जो है वो बढ़ रहा है। क्या इश्यू है, उसको जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, हवाला काफी बढ़ चुका है। वजह यह है कि हमने इंपोर्ट अपनी कम की है। पहले तो नाज़रीन को बता दें कि हवाला होता क्या है, जो लेमैन लोग हैं वो समझना चाहिए। हवाला ये होता है, देखिए, जो ऑफिशियल चैनल से पेमेंट जाती है उसको हम लोग ये कह लें वो लीगल पेमेंट है, और जो इलीगल तरीके से मनी ट्रांसफर होता है उसका हम हवाला कहते हैं। अच्छा, उर्फ आम में। ठीक है। तो मतलब आप जब लीगल तरीके से करेंगे किसी भी ट्रेड के लिए तो एलसीज वगैरह वहां पर खुलेंगी सेटलमेंट के लिए, हवाला भी नहीं होता, थ्रू बैंकिंग चैनल। और हवाला वो है जो जिसको एक शख्स को यहाँ पैसे दे दिए कराची में, और उसने आपको ईरान में या अफगानिस्तान में वो पैसे वहां दे दिए बजरिया टेलीफोनिक मैसेज चला गया, उसको हम हवाला कहते हैं, जिसके पीछे कोई लीगल चैनल या बैंकिंग चैनल मौजूद ना हो। तो अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज हैं अफगानिस्तान और ईरान के साथ, गो कि हमारी गवर्नमेंट ने उनके साथ मेहरबानी करके वो पॉलिसीज बनाई हुई हैं कि उनका काम भी चलता रहे। एंड गवर्नमेंट इज मेकिंग मनी, वहां पे वो उनसे ड्यूटीज वगैरह तो ले रहे हैं। जी, ड्यूटीज ले रहे हैं वहां पे, लेकिन उसके पीछे बैंकिंग चैनल नहीं है। जैसा कि अफगानिस्तान के साथ हमारी एक्सपोर्ट है तो वो बाय हैंड नोट लेके आते हैं और वो बॉर्डर के ऊपर डिक्लेयर करते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि वो डिक्लेयर सिर्फ कागजों में होता है और ऑफिशियली फिजिकली वो पैसे लेके नहीं आते, और वो यहीं से खरीद के डॉलर पेशावर से और वहीं बैंकों में या अपनी जो उनका एक्सपोर्टर होता है उसको दे दिया जाता है। इसी तरह ईरान है, वहां से तो हम एलसी नहीं बोल सकते, लेकिन वहां से भी जो चीजें आती हैं ड्यूटी हम उस पर ले लेते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि उसको रिविजिट करने की जरूरत है। फिर इसके साथ जो लोग रोज सफर करते हैं हजारों मॉब के मॉब, वो अपने साथ जो ला रहे ले जा रहे हैं, वो भी जो अपने साथ करेंसी ले जा रहे हैं और सामान ला रहे हैं, वो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से जा रहा है और हमारा रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है स्मगलिंग के जरिए। और डॉलर डिमांड, इसीलिए वहां पे आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो है वहां पे 240 रुपए का और पेशावर में 236 रुपए का डॉलर, इसीलिए जी यही वजह है कि इतना ज्यादा गैप है कराची का, लाहौर, पेशावर, अफगानिस्तान का, कि इसमें जो जिन लोगों का बिजनेस नहीं भी है वो भी कर रहे हैं कि लोग फैमिलियों की शक्ल में आ जा रहे हैं,
घूम फिर भी रहे हैं और अपना पैसे भी कमा रहे हैं। तो यही वजह है डिमांड बढ़ने की, और खासतौर पे क्योंकि हम लोगों ने स्टेट बैंक ने कंट्रोल किया लग्जरियस आइटम की इंपोर्ट, तो अब स्मगलिंग बढ़ गई है, उसकी वजह से हवाला बढ़ गया है। ठीक है, ठीक है। यानी जब आप ड्यूटीज वगैरह बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि जनाब स्मगलिंग जो है चीजों की बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब यूएई से, यूके से, अमेरिका से, स्टेट से, इसके अलावा जीसीसी कंट्रीज से पाकिस्तान की जो भी रेमिटेंस आती हैं, तरसीलात ज़र जो वहां मौजूद पाकिस्तानी पाकिस्तान में भेजते हैं, उनमें कमी आ रही है। तकरीबन 10% की कमी जो है पिछले महीने देखी गई। ऐसा क्यों नजर आ रहा है? देखिए, इसकी एक मेन वजह तो ये है कि जो हवाले का रेट है और जो बैंकिंग रेट है उसका तकरीबन 20 रुपए का फर्क है। तुझे एक जो मजदूरी करने वाला आदमी है उसके लिए 20 रुपए बहुत है। अगर वो $1000 भेजता है तो 20,000 रुपए का फर्क है, और $10,000 भेजता है तो 2 लाख रुपए का। तो कुछ एक तो उधर कन्वर्जन हुई है। यानी आवाम को इस तरह से समझाइए, ऐसे इसको समझते हैं कि अगर आप वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम के थ्रू अगर आप भेजते हैं पाकिस्तान में पैसे, डॉलर्स भेजते हैं, तो $1 आपको कितने का मिलेगा? उसके कितने मिलेंगे? देखिए, तकरीबन 215 रुपए। जी, 215 रुपए। 215 अगर आप बैंकिंग चैनल से भेजते हैं तो 220 रुपए। ये मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन एक अजीब नया जुल्म कर रहे हैं। हाँ। अगर आप उनसे मंगवाते हैं तो वो 7 से 8 रुपए और कम दे रहे हैं। ओके। और अगर आप आरडीए से मंगवाते हैं तो 220 रुपए मिलेंगे। मनीग्राम वेस्टर्न यूनियन से मंगवाएंगे तो 213 और 14 रुपए मिलेंगे। और वही अगर हवाला से हो, वही जो हजम बढ़ रहा है इस वक्त। और हवाले का जो रेट है वो इस वक्त 240 रुपए ऑफर कर रहा है हवाले वाला। जी। तो इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस आ रहा है कि वो लोग, हम देख रहे हैं कि 10 से 10.5% जो इस पिछले महीने हमें एक बैंक के वो आए हैं फिगर्स, तो वो चलेगा, जो एक बहुत बड़ी रकम है। उसके साथ साथ कुछ रिसेशन भी है वर्ल्ड वाइड, वो भी कम होने की एक वजह है। तो महंगाई वहां हो गई है तो लोगों की जो सेविंग्स है वो कम हो गई है। लेकिन मेन वजह हवाला है। और ये जो 2 कंपनीज हैं, मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन, इन्होंने लोगों के बेजा सख्तियां की हुई है, जो बेजा ये कम दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, तो ये चार्जेस भी लेते हैं। हाँ। और अगर हम उन सब चीजों को मिला लें तो ये जो इनके जरिए लोग पैसे भेज रहे हैं उनको 210 रुपए पड़ता है। तो ये इतना 30 रुपए का फर्क तो आम आदमी के लिए, या अब कोई भी होगा, कोई भी हो, तो उसके लिए ये कि बहुत बड़ा फर्क है ये। तो इसको भी देखना पड़ेगा। इसके लिए भी हमने कहा है कि ये जो खासतौर पे ये 2 कंपनीज है, मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन, ये इस वक्त डिक्टेट कर रही हैं। और जो मनी ट्रांसफर कंपनीज हैं ज्यादातर वो इंडियन उसके मालिक है। हाँ। और इन कंपनीज में भी जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो इंडियन बैठे हुए हैं। तो अच्छा, एक चीज आपने इंडियंस का कहा, मैंने दुबई में देखा बहुत कि वहां पे जो रेमिटेंस के लिए बैंकों के बाहर जो है ना बड़ी लाइन लगी होती है, बहुत ज्यादा लाइन लगी होती है इंडियंस की। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के हवाले से देखा तो वो बैंकों में नहीं बल्कि वो हवाला के हवाले से ज्यादा वहां पे वो देखा। तो वो बाद में पता ही चला कि जनाब स्प्रेड बहुत कम होता है इंडिया के अंदर, जो बैंकिंग चैनल है उनका, उसका स्प्रेड बहुत कम होता है हवाला के मुकाबले। इसीलिए, और दूसरा ये कि उनकी रीच जो है वो इंडिया में एक गली मोहल्ले तक है। उनकी वहां पे जो पोस्टल सर्विस है उसके थ्रू आसानी से पैसा पहुंच जाता है। पाकिस्तान में ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। एक तो आपका जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से वो चीज प्रमोट हो रही है, और फिर दूसरा इजीली एक्सेस है। यहाँ पर एक फोन आता है कि जनाब आपके पैसे आ गए, नंबर कोड बताएं और जाके ले जाए, ये बंदा खुद छोड़ के चला जाता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो 2 बड़ी मनी ट्रांसफर कंपनीज हैं ये डिक्टेट कर रही हैं, ये कहती हैं ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं है सब बैंकों के पास और सब एक्सचेंज कंपनीज के पास। इनकी बहुत बड़ी हैवी डिमांड्स हैं, तो और ये अंडर हैंड भी पैसे लेते हैं, फिर कहीं जाके ये लोग उनको एक्सचेंज को या बैंक वालों को उसका अपना एग्रीमेंट साइन करते हैं। अगर इनको पैसे ना दें तो वो नहीं देते। नहीं तो ये इससे कैसे फिर निकला जा सकता है? अगर ये मोनोपोली है वहां पे इंडियंस की, और वो तो चाहेंगे, वो एक इन कंपनीज के थ्रू चाहेंगे, और फिर दूसरा अफगान बॉर्डर के ऊपर जाके डॉलर आपका सारा लेंगे। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। वो इस वक्त पाकिस्तान को चारों तरफ से जकड़ दिया गया बुरी तरह। तो चाहे IMF हो, चाहे ये मनी ट्रांसफर कंपनीज हो, चाहे अफगानिस्तान में इंडिया बैठा हो, तो इसके ऊपर काम करने की बड़ी सख्त जरूरत है। और हम इस बात को हर जगह हाईलाइट कर रहे हैं ताकि ये जो हमारी, देखिए ना, इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट से ज्यादा होम रेमिटेंस है ऑफिशियल। एक्सपोर्टर का अगर हम देखें तो 20 से 25 साल में, क्योंकि वहां पे इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है, लिहाजा हमारी जो रेमिटेंसेज हैं उनके अंदर भी कमी आ रही है। और ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग साइन है, ये बहुत बड़ा अलार्मिंग हुआ है। हुकूमत को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसके ऊपर देखना चाहिए, और यकीनी तौर से वो देख भी रहे होंगे। बहुत शुक्रिया जफर पराचा साहब, प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।